ब्रूस ली का नाम हम लोग ने सभी ने सुना है, पर डिटेल में उतनी आइडिया नहीं है, तो थोड़ा सा उनके बारे में बताना। तो ब्रूस ली इंडिया में पॉपुलर हैं अपनी मूवीज़ की वजह से, चाहे वो एंटर द ड्रैगन हो जो इंडिया में मुझे मालूम है बहुत बड़ी हिट हुई थी, और या फिस्ट ऑफ फ्यूरी हो। लेकिन वो केवल एक एक्टर नहीं थे, वो एक मार्शल आर्टिस्ट भी थे। लेकिन उनकी जो लीगेसी है वो केवल अपने एक्टिंग के लिए या मार्शल आर्ट्स से लिमिटेड नहीं है, वो उसके बियॉन्ड जाती है। जैसे तो एक्चुअली में क्या था कि जब तक ब्रूस ली हीरो नहीं बने थे अपनी मूवीज़ में हॉलीवुड मूवीज़ में, तो उससे पहले एशियंस का, इनफैक्ट नॉन वाइट्स का बहुत ही स्टीरियोटिपिकल पोर्ट्रेयल होता था हॉलीवुड फिल्म्स में। अच्छा। तो वो जैसा अगर कोई एशियन होगा तो उनका एक फेमस एग्जांपल है, एक आई थी मूवी ब्रेकफास्ट एट टिफिनी 1961 में, वो बहुत ही आइकॉनिक मूवी है। तो उसमें एक कैरेक्टर था जो कि जापानीज का कैरेक्टर था, लेकिन वो प्ले पहली बात तो एक वाइट गाय ने किया था। चलो वो तो एक हो गई चीज, उसको कहते थे येलो फेस। बट उससे ज्यादा था कि वो जो कैरेक्टर होता था बहुत ही स्टीरियोटिपिकल वे में पोर्ट्रे, बेसिकली उसको कॉमिक साइड की तरह पोर्ट्रे किया जाता था। अच्छा। कि वो अजीब तरह से बोल रहा है, अजीब सी हरकतें कर रहा है, वो नॉर्मल पर्सन की तरह नहीं देखा जाता था। अच्छा। तो या तो मतलब एशियंस का काम होता था मूवीज में कि वो या तो कोई सर्वेंट वगैरह बनते थे, या फिर वो मतलब कोई बहुत ही मतलब क्या नाम है नर्डी टाइप का कोई पर्सन होंगे, या फिर वो कई बार विलन्स टाइप के बनते थे। जैसे मतलब उनकी इमेज बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेड नहीं थी हॉलीवुड में। ओके। तो हाँ बेसिकली हाँ रिस्पेक्टेड नहीं थे, रिस्पेक्टेबल वे में नहीं देखा जाता था, बहुत ही अजीब तरह से उनको पोर्ट्रे किया जाता था, अजीब तरह से बोलते थे। तो इनफैक्ट जब ब्रूस ली भी पहली बार इंडस्ट्री में आए थे हॉलीवुड इंडस्ट्री में, तो उनको भी हमेशा बहुत ही वैसे रोल्स ऑफर होते थे जो कि बहुत स्टीरियोटिपिकल एशियन वाले होते थे, और वो उनको पसंद नहीं आता था। तो इसलिए उनका इनफैक्ट वो तो हॉलीवुड में आ गए थे 1960s में एंटर करने की कोशिश की थी, बट क्योंकि मोस्टली उनको रोल्स पसंद नहीं आते थे तो थोड़ी हॉलीवुड में सफलता उनको बाद में मिली थी। वो इनफैक्ट जब पहली बार हीरो बने थे हॉलीवुड में हीरो, तो वो 32 के एज के थे, एंटर ड्रैगन उस मूवी का नाम है। अच्छा। हाँ तो और वो ट्राई पहले से कर रहे थे, इनफैक्ट वो उसके पहले 1967 में या 66 में एक शो भी आया था ग्रीन हॉर्नेट। अच्छा। तो उसमें उनकी तारीफ हुई थी, लेकिन उसके बाद उनको जल्दी अच्छे रोल्स उनके हिसाब से नहीं मिलते थे। तो उसके पहले क्या वो हांगकांग में ही फिल्म्स बनाते थे? हाँ वैसे वो बॉर्न यूएसए में हुए थे, लेकिन उनका वो जल्दी ही वो हांगकांग में भी शिफ्ट हो गए थे। अच्छा। हाँ तो उसमें था हांगकांग में उनके फादर कोई फिल्म प्रोड्यूसर शायद थे। तो वो बचपन में भी उन्होंने इनफैक्ट मूवीज में काम किया था, जो आई बिलीव काफी लोगों को नहीं मालूम होता है। मुझे भी थोड़ा बाद में पता चला था, और वो मूवीज मैंने देखी भी नहीं है, लेकिन वो अपेरेंटली एज अ चाइल्ड एक्टर भी वो थे वो नोन उसमें हांगकांग फिल्म इंडस्ट्री में। तो उनको बेसिक्स वगैरह ऐसे मालूम था, और ऑब्वियसली जब वो बाद में यूएसए शिफ्ट हुए थे किसी रीजन की वजह से, तो उस वहाँ पे जब हॉलीवुड में उन्होंने ट्राई किया था कि उनको चांस मिले लीड एक्टर होने का, लेकिन वो काफ़ी टाइम तक उनको मिला नहीं था। अच्छा। और वो उस टाइम के बीच में वो मार्शल आर्ट्स में भी उनको इंटरेस्ट था, वही कंफू जो एक मार्शल आर्ट्स है चाइना का। हाँ, तो ये इन्होंने क्यों क्रिएट किया था? तो जो क्रिएशन की बात कर रहे हैं, क्रिएशन एक्चुअली उन्होंने जीट कुनेडू करके एक मार्शल आर्ट्स था उसको क्रिएट किया था। अच्छा। कंफू ऑलरेडी एक मार्शल आर्ट्स था जो कि सेंचुरीज ओल्ड था हांगकांग में, सॉरी चाइना में। तो इन्होंने नया मार्शल आर्ट्स फॉर्म किया था, ये अराउंड मुझे लगता है 1960s में किया था या 60s में किया था। उनका ये था कि मार्शल आर्ट्स उसके पहले बहुत रिजिड टाइप का होता था, कि अगर कोई कंफू करेगा तो एक ही टाइप के वो मतलब किक्स करेगा, पंचेस करेगा, या ये कहोगे कुछ मार्शल आर्ट्स में पंचेस का ज़्यादा रोल होता था, किक्स का कम होता था, कुछ में किक्स का ज़्यादा कम होता था, पंचेस कम। उनका था कि ये सब तो ठीक है कॉम्पिटिशन के लिए ठीक है, बट आप प्रैक्टिकल लाइफ में किसी की फाइट हो जाए तो वो आप यूज़ नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर आपने केवल किक ही अपनी स्ट्रॉन्ग की और पंचेस नहीं की तो आपको नुकसान हो जाएगा। तो उन्होंने था कि नहीं, मैं डिफरेंट मार्शल आर्ट्स का स्टाइल लेके एक कंबाइन कर देता हूँ जो एक तरह से फ्लेक्सिबल हो जाएगा। अच्छा, मीन्स वो एक रियल लाइफ में भी अगर किसी को यूज करना हो तो यूज कर सकते, क्योंकि शायद चलता था कि ब्रूस ली खुद भी शायद जब हांगकांग में थे तो कई बार स्ट्रीट गैंग फाइट्स में भी इन्वॉल्व होते थे वो। अच्छा। हाँ उनका रियल, क्योंकि उसमें थोड़ी क्राइम की प्रॉब्लम बढ़ गई थी अराउंड 50s में 40s में,
तो स्पेशली जब चाइनीज में सिविल वॉर खत्म हो गई थी तो कई सारे एकदम से चाइनीज हांगकांग में आ गए थे। तो उसमें वहाँ पे क्राइम की प्रॉब्लम बढ़ गई थी, यकूजा वगैरह की, नहीं यकूजा नहीं, सॉरी यकूजा तो जापान के होते हैं, ट्राइड्स की प्रॉब्लम बढ़ गई थी। तो इनकी भी कई बार प्रॉब्लम होती थी, और इनफैक्ट शायद एक बार किसी स्ट्रीट गैंगस्टर से कोई इनकी फाइट हो गई थी ज़्यादा, तो वहीं के लोकल पुलिस वाले ने इनके पेरेंट्स को सजेस्ट किया था कि इसको हांगकांग से बाहर भेजो, क्योंकि वरना इसकी जान को खतरा है। तो ये इनको प्रैक्टिकल नॉलेज थी इन सब चीज़ की, तो इसलिए उन्होंने ये फॉर्म किया था जीट कुनिडू। और आपने अगर नाम सुना होगा, ये आजकल एक मार्शल आर्ट्स चलता है, मिक्स मार्शल आर्ट्स, MMA उसको बोलते हैं, है ना। तो वो बेसिकली इसी फिलॉसफी से ही इंस्पायर्ड पाया था। वो बना 90s में ही था मिक्स मार्शल आर्ट जितना मुझे मालूम है, लेकिन फिलॉसफी उनकी बेसिकली वही जीट कुनिडू वाली ही थी। अच्छा। तो आप एक तरह से डायरेक्टली क्रेडिट दे सकते हैं ब्रूस ली को उस मार्शल आर्ट्स के लिए। तो उन्होंने एक तरह से रियल लाइफ में ये सब चीजें अडॉप्ट की जाएं, तो उन्होंने कई एक्शंस को एक साथ कंबाइन किया और प्रैक्टिकल एक कोर्स बनाया। तो ये क्या कोर्स अभी भी रेलेवेंट है, लोग करते हैं क्या? हाँ, कोर्स करते हैं, यस करते हैं। और उनके कई बार इनफैक्ट ब्रूस ली जब हॉलीवुड में आए थे तो उनके काफ़ी जब वो स्ट्रगलिंग एक्टर थे तो वो कैसे कमाई करते थे, तो बेसिकली उन्होंने मार्शल आर्ट्स का एक स्कूल खोला था जिसमें कई बार हॉलीवुड एक्टर्स को वो ट्रेनिंग देते थे। तो वहीं से उनकी जान पहचान हुई थी हॉलीवुड एक्टर्स के साथ। तो जब उस वक्त के जो बड़े बड़े एक्टर थे, जैसे स्टीव मैकक्विन था, 1960s का बहुत बड़ा हॉलीवुड का एक्टर है, एक जेम्स कॉबर्न करके है, वो बहुत बड़ा एक्टर है। ऐसे कोई अफ्रीकन अमेरिकन बास्केटबॉल प्लेयर थे, उनका नाम था करीम अब्दुल जब्बार, वो उनके स्टूडेंट थे। तो इनके काफ़ी आइकॉनिक सेलिब्रिटीज उनके स्टूडेंट थे, उसी वजह से इनफैक्ट ये इनको हॉलीवुड में एंटर करने का चांस मिला था। तो आई एम श्योर अभी भी उनका स्कूल चलता होगा जो जीट कुनिडू वाला, उनकी फैमिली उसको संभालती है। ओके। तो ब्रूस ली आज की डेट में भी काफ़ी पॉपुलर हैं और लोग बहुत जानते हैं, काफ़ी रेलेवेंट लगते हैं। तो ऐसा क्यों है? मीन्स कुछ तो खास होगा। हाँ, उसका वैलिड पॉइंट है आपका। अब आप जैसे देख लीजिए कि आपसे पूछा जाए जैसे कि ब्रूस ली के बाद कितने आपको हॉलीवुड में एशियन हीरोज याद आ रहे हैं, मतलब जो ये हीरो बट वो एशियन ओरिजिन के हैं। आपको अभी भी बहुत दिक्कत होगी एकदम से नाम बताने की। आप जैकी चैन का बता सकते हो नाम, जो इंडिया में पॉपुलर हुए थे। बिल्कुल। एक जेटली, पता नहीं इंडिया में कितने पॉपुलर मुझे मालूम नहीं, उनकी मूवीज आती रहती थी वो स्टार मूवीज में, और 2-3 और। तो उनकी डेथ हुई थी 73 में। तब से इतने साल हो गए, यानी अराउंड 50 ईयर्स उससे ज़्यादा ही हो गए। आप गिन के आप 5 भी नहीं बता सकते एशियन एक्टर्स। तो अभी भी, क्योंकि अभी भी उनको साइड किक वाला रोल मिलता है, कॉमिक रिलीफ वाला मिलता है। उन्होंने तब के टाइम पे वो नॉट ओनली मेजर मूवी एक्टर बने थे, वो हिट भी हुए थे। तो ये इसलिए, और जबकि वहाँ पे भी एशियंस रहते हैं इतने, लेकिन उस हिसाब से उतनी मूवीज नहीं बनती जिसमें एशियन हीरोज बन जाए। और ये केवल एशियंस की बात नहीं है, एशियंस मतलब मैं उनको जो थोड़े चाइनीज जैसे देखने में लगते हैं। वहाँ पे इंडियन कम्युनिटी भी आपको अमेरिका में रहती है। कितने आपको एकदम से मूवीज याद आ जाएंगी जो इंडियन कम्युनिटी जिसमें वाला पर्सन हीरो हो, या इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाला कोई हीरो है, मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट यानी नेपाली हो गए, बांग्लादेशी हो गए। तो अभी भी आपको कम ही दिखेंगे, मतलब उनको चांस कम मिलता है उनको। तो ये 2025 है, तब काम चांस मिल रहा है। 70s में मिलना, 60s में मिलना, नॉट ओनली मिलना, उसमें इतना बड़ा सक्सेसफुल होना कि लोग अभी तक उनके फैन हैं। तो उसका क्या खास रीजन होगा? क्या वो उनकी जो एक्शंस हैं उनके? हाँ, एक्चुअली में वही था कि उनके आने से पहले आप मूवीज, हॉलीवुड मूवीज में देखें, एक्शन वेल कोरियोग्राफ नहीं होते थे। अच्छा। उनके मतलब आपके मतलब गन बेस्ड जो होंगे है वो अच्छे होंगे, कि मतलब काउबॉयज हैं वो शूट आउट करेंगे, उनके एक्शंस अच्छे हैं। वॉर मूवी है, उसके एक्शन सीन्स अच्छे हैं, लेकिन हाथ पांव चलाने वाले एक्शन सीन्स हैं वो उतने अच्छे नहीं थे। इनफैक्ट मेरे को एक मूवी का सीन याद है, एक मूवी है आइकॉनिक मूवी, उसका नाम है मंचूरियन कैंडिडेट, ये 1962 में आई थी। इसमें हीरो थे फ्रैंक सिनाट्रा। तो एक सीन था, उसमें दिखाना था कि किसी कोरियन से इनकी फाइट होती है, कोरियन या चाइनीज कोई ऐसी ही था। तो जो मतलब वो उसमें मार्शल आर्ट्स ट्राई करते हैं दिखाने के लिए। देखो वो दिखाना था कि जो हीरो था अपना कोरिया में रह चुका है, तो थोड़ा बहुत कोरिया के बारे में मालूम है, तो ऑब्वियसली मार्शल आर्ट्स तो होंगे क्योंकि भाई यही नॉलेज थे। एक्चुअली वो इतने फनी लगेंगे कि अब के टाइम पे तो वो उस लेवल की होती थी। तो इन्होंने आगे वो बेटर किया था। वो खुद भी उसके एक्सपर्ट थे उसके। तो इसलिए जो भी सीन भी होते थे वो रियलिस्टिक होते होंगे। वही
तो इसलिए इनफैक्ट वो चलते ही पता नहीं कितनी सही थ्योरी है कि उनका था कि जब वो किक्स वगैरह करते थे मूवीज में, वो इतने फास्ट होते थे कैमरा पर्सन कई बार उसको कैप्चर नहीं कर पाता था उसको। अच्छा। तो इस वजह से उनको थोड़ा अपने धीरे स्लो डाउन करने पड़ गए थे। तो और प्लस उनको खुद भी डायरेक्शन की नॉलेज थी, तो इस चक्कर में भी वो बेटर वो कोरियोग्राफ कर पाते थे। ओके। तो इसलिए वो मतलब बेसिकली था, एक तो पहली बात मार्शल आर्ट्स उनको अच्छा आता था, प्लस वो इन जनरल लुक्स में अच्छे थे, और वो मतलब जो एक करिश्मा एक होना चाहिए एशियन एक्ट एक किसी हीरो में, वो सब था। तो उसका मिला जुला कर वो उनकी अच्छी मतलब इसलिए वो बहुत बड़े पॉपुलर हुए थे। और आज भी लोग उनके फैन अभी भी, हाँ अभी भी आपको एकदम से बोल दिया जाए, पूछा जाए कि आप हॉलीवुड के एशियन हीरो बताओ, अभी भी लोग या तो जैकी चैन बोलेंगे या ब्रूस ली बोलेंगे। हाँ ये बात तो है। इंडिया में ये नॉट ओनली इंडिया की बात है, बाहर भी आप और भी किसी कंट्री में जाइए, आपको एकदम से लोग ब्रूस ली या जैकी चैन का ही नाम लेंगे। और इंडिया में भी आपको पूछा जाए चाइनीज एक्टर, तो यही दोनों का नाम आपको मालूम होगा। हाँ, मुझे भी इन्हीं दोनों का ज्यादा मालूम है। और ये आई एम श्योर ये 70s में जब तब भी जो नहीं भी देखता तो उसको नाम मालूम जरूर था। नाम तो मालूम रहते हैं। तो उनके बारे में जैसे सुना जाता है कुछ रिजेक्शंस भी हुए, तो उनको कैसे फेस किया वो भी काफी इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो उनके लाइफ में दो बार बहुत बड़े चैलेंजेस आए थे। एक बार हुआ था कि उन्होंने एक बार कोई इनकी एक रियल में फाइट हो गई थी किसी और मार्शल आर्ट्स स्कूल में, यूएसए में। तो वो क्यों फाइट हुई थी, उनकी फाइट इसलिए हुई थी, उनका कहना था कि दूसरा वाला मार्शल आर्ट स्कूल का कि तुम चाइनीज हो, तुम चाइनीज लोगों को या एशियन लोगों को मार्शल आर्ट सिखाओ, दिक्कत नहीं है, तुम नॉन चाइनीज नॉन एशियंस को मत सिखाओ, वो सब कुछ सिखाते थे। अच्छा। तो इस वजह से काफ़ी वो गुस्सा हो गए थे मार्शल आर्ट्स वाले जो थे। तो कुछ उन्होंने बेट रखी थी कि अच्छा हम एक कोई फाइट रखते हैं, अगर ब्रूस ली जीत गया तो अपना स्कूल कंटिन्यू कर सकता है, हार गया तो उसको मतलब डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा। डिसकंटिन्यू एज इन कि वो नॉन एशियंस को नहीं सिखा सकता है। राइट। तो उस मार्शल आर्ट्स में वो फाइट में वैसे जीत गए थे, लेकिन उसमें फिर एंड में धोखे वो जब पीछे मुड़ गए थे ब्रूस ली, धोखे से किसी ने पीछे से वार कर दिया था पीठ पे। अच्छा। तो उनकी वजह में वो ऐसा हुआ कि मतलब उनके बैग में प्रॉब्लम हो गई थी, और काफ़ी महीनों तक वो बेड रिटर्न रहे थे। तो एक पर्सन ऐसा जो मतलब पूरा डिपेंड ही मार्शल आर्ट्स पे करता है फिजिकल में, वो बेड रिटर्न रहे, तो कितनी उसके लिए मतलब डिप्रेसिंग होगा। उन्होंने वो टाइम उन्होंने फिलॉसफी पढ़ने में यूटिलाइज किया। अच्छा। तो आपको इनफैक्ट ब्रूस ली के फिलोसफिकल वीडियोस में मिल जाएंगे आपको यूट्यूब पर। अच्छा। एक उनका वीडियो है, एक उनका डायलॉग कोट फेमस है, उसका है बी लाइक वाटर, वाटर की तरह हो। तो वाटर इसका मतलब ये है जैसे वाटर होता है फ्लेक्सिबल होता है, वो रिजिड नहीं होता है। अगर आप उसको गोल किसी जार में डालेंगे तो वो गोल हो जाएगा, स्क्वायर में डालेंगे स्क्वायर हो जाएगा। तो उनका यही कि आपको वो होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। तो उनकी मार्शल आर्ट्स की फिलॉसफी थी वो उसी पे ही, बी लाइक वाटर वाले पे ही थी उनके। अच्छा। इनफैक्ट आपको और उनके फिलोसफिकल मिल जाएंगे वीडियोस, बट ये उनके सबसे पॉपुलर उनका है। तो ये तो एक मेजर ये हुआ। और दूसरा उनका वो हुआ कि रिजेक्शंस की, अगेन वो 20s में थे, और काफ़ी अक्सर उनको मूवीज़ नहीं मिलती थी, उनको जो उनको लायक रोल होते थे काफ़ी को रिजेक्ट कर देते थे। तो फाइन, और ये भी हुआ था कि उन्होंने एक टीवी सीरीज़ का आइडिया पिच किया था किसी अमेरिकन प्रोड्यूसर को, पता नहीं CBS में था किस में था। तो उन्होंने ये आइडिया अच्छा लगा, लेकिन फाइनली और वो चाहते थे कि वही हीरो बने उस वाले शो में उसको। लेकिन फाइनली प्रोड्यूसर ने क्या किया कि इनका आइडिया चुरा लिया और इनको उसकी जगह किसी वाइट गाय को मतलब वो उन्होंने हीरो बना दिया उसका। अच्छा। तो बेसिकली वो फेमस केस है, उस शो का नाम कंग फू करके है, और थोड़ा उन्होंने चेंजेस किए थे। तो उनका कहना था कि भाई तुम एशियन हो, तुम्हारे कौन देखना कौन चाहेगा तुम्हें। तो वो काफ़ी उनके लिए मतलब वो था, इंसल्टिंग था। तो ये 71 की बात है, ये काफ़ी उनको मतलब वो बड़ा परेशान हो चुके थे हॉलीवुड से। तो वो बाय चांस शायद हांगकॉन्ग गए हुए थे वो, और हांगकॉन्ग में पता चला कि जो उनका शो आता था ग्रीन हॉर्नेट, वो बहुत पॉपुलर शो था हांगकॉन्ग में, इनका ब्रूस ली का। अच्छा। तो उसमें बेसिकली वो भी काइंड ऑफ साइड के ही होते थे, बट ऑलमोस्ट इक्वल स्टेटस में होता था। अच्छा। तो उसमें ग्रीन हॉर्नेट में इनका कैरेक्टर का नाम केटो या काटो ऐसे करके था उसका। तो इनफैक्ट जब वो हांगकॉन्ग में आता था, मतलब दिखाया जाता था शो, तो उसको केटो शो बोला जाता था। अच्छा, इनके नाम से? हाँ, इनके नाम से आता था। तो वो क्योंकि उन लोगों को अपनापन ज़्यादा लगता होगा कि ये तो अपना पर्सन है और वो अच्छा रोल मिला हुआ है,
तो उनकी तब तक प्रॉपर फैन फॉलोइंग थी हांगकांग में। तो उसी चक्कर में उनको वहाँ पर जो प्रोड्यूसर्स थे हांगकांग वालों ने इनको रोल्स दिए और उनको मतलब प्रॉपर अच्छा रोल मिला उनको, अपना लीड एक्टर बने वो उसमें। और वो मूवी थी बहुत बड़ी हिट भी गई थी। कौन सी थी? पहली उनकी मूवी थी, उसका नाम था, एक्चुअली उसका दो नाम है, एक है उसका चाइनीज कनेक्शन भी है और उसका नहीं सॉरी उसका नाम बिग बॉस है उसका। ये 71 में आई थी बिग बॉस, उस मूवी का नाम है। उसमें बेसिक कहानी ये होती है कि वो कोई लेबर एज अ लेबर कहीं काम करते हैं ब्रूस ली, और वहाँ पर होता है कि पता चलता है जो बॉस होता है वो धीरे धीरे सारे लेबर्स को मार रहा होता है। अच्छा। तो उस वो वाली मतलब वो स्टोरी ऐसी थी, काफ़ी लोग रिलेट कर पाए और उसमें भी उनके मतलब एक्शन सीन्स की काफ़ी तारीफ हुई। लेकिन उसमें था कि उनको थोड़ा और क्रिएटिव कंट्रोल चाहिए था। तो अगली एक मूवी आई थी फिस्ट ऑफ फ्यूरी है, वो और आइकॉनिक मूवी है। तो उसमें क्या नाम है, इनको और क्रिएटिव कंट्रोल मिला था। और वो बेसिकली रियल लाइफ स्टोरी से इंस्पायर्ड बाई थी। उसमें होता है कि कोई मार्शल आर्ट स्कूल है और फिस्ट ऑफ फ्यूरी चाइनीज मूवी है? हाँ चाइनीज मूवी है। अच्छा। तो वो इंग्लिश में होके डब होके आई थी तो इसलिए इंडिया में पॉपुलर होगी, बट वैसे वो चाइनीज फिल्म ही थी वो। अच्छा, ओके। तो वो हाँ वो हांगकांग की ही थी। तो उसमें भी था कि कोई मार्शल आर्ट स्कूल है और उसका होता है मास्टर होता है, उसकी डेथ हो जाती है। तो इनको शक होता है कि वो एक राइवल जापानीज स्कूल है। और हाँ बाय द वे जो मूवी थी वो जापानीज ऑक्यूपेशन ऑफ चाइना के टाइम पे सेट थी। अच्छा। तो उसमें है कि जो राइवल जापानीज स्कूल है वो उन्होंने शायद मास्टर को मारा है और पुलिस कोऑपरेट नहीं कर रही है। तो बेसिकली एक तो ये वाला जो राइवलरी वाला जो एंगल था लोगों वो अच्छा लगा था, मार्शल आर्ट्स एंगल अच्छा लगा था। मतलब बहुत ही वेल शॉट थे मेरे साथ, मैंने खुद कई बार देखी है। और प्लस थोड़ा नेशनलिस्ट वाले ओवर द टोन था जो पहले नहीं होता था इनफैक्ट मार्शल आर्ट्स मूवी में, वो लोगों को काफ़ी अच्छा लगा था। इनफैक्ट उसका पॉपुलर डायलॉग है, उसका है इंग्लिश में ट्रांसलेट होता है वी चाइनीज आर नॉट सिक मैन ऑफ एशिया, क्योंकि उस वक्त चाइनीज लोगों को सिक मैन ऑफ एशिया बोलते थे, स्पेशली जापान वाले हैं, मतलब इंसल्ट करके। एक वो बहुत पॉपुलर डायलॉग है। एक ऐसी डायलॉग है उसमें सॉरी सीन है जिसमें ब्रूस ली को कहीं एंटर करना होता है और एक गार्ड होता है वो उनको रोकता है। और गार्ड वो उससे पूछता है तुम भाई रोक क्यों रहे हो? तो वो बताता है कि उसमें एक बोर्ड है उसमें लिखा हुआ है चाइनीज एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड इन साइड, जैसे इंडिया में होता था इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। तो वो मतलब उसमें होता है कि वो बड़ा इंसल्टेड फील होता है। तो उसमें सीन है वो कि वो बोर्ड को पहले तोड़ता है अपने पैर से ही और फिर जो गार्ड होता है उसको पिटाई करता है वो। अच्छा, और बाय द वे गार्ड जो था उसमें दिखाया गया था कैरेक्टर कि वो एक सिख दिखाया गया था, मतलब है चाइनीज वो पर्सन लेकिन वो अपना थोड़ा मतलब दाढ़ी वाड़ी करके मुंह में ब्राउन करके वो मतलब वो वैसा दिखाया गया था। अच्छा। क्योंकि रियल में इंडियंस जाते भी थे, ऐसा पुलिसमैन वगैरह काम करते भी थे हांगकांग वगैरह। हांगकांग में? हाँ, हांगकांग में हो गया, सिंगापुर में हो गया। अच्छा। तो ये हाँ मतलब उसमें मूवी में आपको पहली बार देखेंगे बड़ा फनी लगेगा कि ये क्या है, बाद में आपको समझ में आता नहीं ये काइंड ऑफ रियलिटी थी कि मतलब पुलिसमैन की तरह काम करते थे उसमें वो। ओके। हाँ ये इनफैक्ट उसका बहुत पॉपुलर सीन है उसका ये वाला। अच्छा। तो ये दोनों मूवीज बड़ी हिट हुई थी हांगकांग में, धीरे धीरे फिर और जगह भी रिलीज हुई, यूएसए में हुई, यूएस में भयंकर उनका कलेक्शंस हुआ। अच्छा। तो फिर प्रोड्यूसर ने फाइनली लेस किया कि अच्छा ये तो इतना इसकी मार्केट वैल्यू इतनी अच्छी है तो इसको हम एक मूवी दे सकते हैं। तो एंटर ड्रैगन दी गई जिसमें काफ़ी उनका मतलब क्रिएटिव कंट्रोल था, डायरेक्टर वो नहीं थे बट क्रिएटिव कंट्रोल था। वो मूवी कंप्लीट हो गई थी, फिर एक और उनको मूवी डायरेक्ट करने को मिली थी, उसका नाम था कुछ ऐसे वे ऑफ ड्रैगन, उस मूवी का नाम था शायद से। अच्छा। हाँ वो भी शायद कंप्लीट हो गई थी मूवी। तो ये जब मूवी एंटर ड्रैगन जब रिलीज होने वाली थी उसके कुछ ही महीनों पहले इनकी डेथ हो गई थी ब्रूस ली की। तो वो अपनी सक्सेस कभी देख नहीं पाए थे। एंड उसी से याद दिलाया जैसे मैंने बताया ना कि एंड वे ऑफ ड्रैगन कंप्लीट हो गई थी, एक और मूवी थी, उस मूवी का नाम था गेम ऑफ डेथ। वो मूवी आधी बची हुई थी। अच्छा। हाँ डेथ वो मतलब उसके बाद उनकी डेथ हो गई थी। तो उसके फिर वो मूवी था कि ऑब्वियसली उस वक्त रिलीज नहीं हो पाई, फिर बाद में प्रोड्यूसर्स ने कुछ उसमें मतलब ट्रिकरी की कि कहीं मतलब ब्रूस ली का डुप्लीकेट यूज करके सीन्स को शूट किया, कहीं हेलमेट लगा दिया। तो ऑब्वियसली थोड़ा ब्रूस ली के फैंस भी उस मूवी का थोड़ा मिक्स्ड ओपिनियन रहती है, उनको थोड़ा डिसरिस्पेक्टफुल लगता है कि जब वो नहीं जिंदा है तो आपने ऐसी मूवीज क्यों कर दी, मतलब वो आइकॉनिक है वो भी लेकिन वो थोड़ा डिसरिस्पेक्टफुल माना जाता है वो। तो उस मूवी का जो गेम ऑफ डेथ जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उसका येलो कॉस्ट्यूम जो है वो किल बिल करके एक हॉलीवुड मूवी उसमें भी यूज़ किया गया था। अच्छा। तो ये ऐसी है मान लीजिए कि उनकी
सबसे पॉपुलर मूवीज एक तरह से यही हो गई। फेस्ट ऑफ फ्यूरी हांगकांग की सबसे बड़ी पॉपुलर मूवी थी। एंटर ड्रैगन इसलिए क्योंकि वो हॉलीवुड में उनकी पहली मूवी थी और वो अभी भी आइकॉनिक मूवी, इनफैक्ट इंडिया में वो बड़ी हिट हुई थी। वो नाम सबने सुना था, नाम सुना हुआ है। और गेम ऑफ डेथ इसलिए क्योंकि जो कंट्रोवर्सी सराउंडिंग की थी। तो ये मान लीजिए 5 मूवीज से ही उनकी इतनी बड़ी रिलीज ही बनी हुई है जो जिसका नाम सबने नाम सुना है। हाँ, तो एक्चुअली उनके लेवल की जो मार्शल आर्ट और जो सीन्स होंगे वो कोई दे ही नहीं सकता है। नहीं, आप अभी भी वो देख लीजिए, वो सीन्स को अभी भी उतने ही मतलब स्टैंड करते हैं वो अपने टेस्ट ऑफ टाइम। आप जो मैं फेस्ट ऑफ फ्यूरी अगेन फिर से नाम लूंगा, उसमें एक सीन है जिसमें वो वही राइवल मार्शल आर्ट्स वाले स्कूल में जाते हैं और सबको पिटाई करके आता है। वो अभी भी बहुत वेल शॉट आपको लगेगा। हाँ, तो इसीलिए मतलब ब्रूस ली आज भी रेलेवेंट हैं और आज की जनरेशन क्या आगे आने वाली जनरेशन भी उनको देखती रहेगी। अभी भी फैन फॉलोइंग बहुत है उनके। होगी, करेक्ट। हाँ, तो काफी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ब्रूस ली को लेके। और इनफैक्ट एक इंटरेस्टिंग और बताता हूँ, जैसे ब्रूस ली की ऑब्वियसली एशियन कम्युनिटी के बीच में बहुत फैन फॉलोइंग है वहाँ पर यूएसए में, क्योंकि एशियंस को पहली बार थोड़ा कूल वे में दिखाया गया था, वरना पहले बहुत ही अनकूल वे में होते थे। उनके अफ्रीकन कम्युनिटी में भी बहुत फैन फॉलोइंग है। अच्छा, मतलब अमेरिका के अफ्रीकन कम्युनिटी है। वो काफी वो इसलिए क्योंकि एक तो जो करीम अब्दुल जब्बार वगैरह जिनकी बात करूँ वो खुद अफ्रीकन अमेरिकन थे, तो उनके एक तो खुद ही कई सारे मतलब स्टूडेंट्स ही अफ्रीकन अमेरिकन होते थे। और दूसरा ये चीज़ थी कि जैसे वो उस चीज़ से रिलेट करवाते थे कि पहली बार एक नॉन वाइट पर्सन था जो कि इतना बड़ा फिल्म स्टार बना, और वो उसमें कई बार लोग, तो वो उनके लिए काफ़ी, उनको भी लगता था इंस्पायरिंग टाइप का लगता था। और वो भी कई सारे, इनफैक्ट इस वजह से कई सारे अफ्रीकन अमेरिकन स्पेशली 70s और 80s में उन्होंने मार्शल आर्ट सीखा था। अच्छा, तो एक रैप बैंड है, वो भी अफ्रीकन अमेरिकन का, उसका नाम है वू टैंग क्लैन करके है। अच्छा, तो उन्होंने बेसिकली, वो अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी का ही रैप बैंड है, लेकिन उसमें मार्शल आर्ट्स के फैन है, तो नाम भी उनका मार्शल आर्ट्स वाली मूवी से ही आया था। तो उसमें यही चलता है कि मजाक में चलता है कि यार आपको किसी अमेरिका में जो अफ्रीकन रहता है और एक जो बाहर से अफ्रीकन है उसमें डिफरेंस बताना हो, तो सिंपल ये है कि कौन मतलब ब्रूस ली मूवीज ज़्यादा देखता है। तो ये अमेरिका में अफ्रीकन का स्पेशली 70s 80s वाले हैं। तो उनके बीच में बहुत हार्डकोर फैन फॉलोइंग है। ओके, तो इसका मतलब उस समय हॉलीवुड में एशियंस को या नॉन जो यूएस के लोग नॉन वाइट्स चांस नहीं मिलता था। अभी भी आप देख लीजिए, अभी भी बहुत कम ही होता है। अभी भी जब ब्लैक पैंथर आई थी, मूवी आई थी 2018 में मार्वल की, तो वो बहुत बड़ा फीचर बना था फिनोमेना कि वो एक ब्लैक एक्टर को इतनी बड़ी मूवी और बड़ी हिट हो गई थी। अभी भी कम ही है। अभी भी आप एकदम से अफ्रीकन अमेरिकन एक्टर्स का नाम बताएं हॉलीवुड में तो आप कम बता पाएंगे जो हीरो बनते हो। एक विल स्मिथ का सबने नाम सुना हुआ और एक डेंजल वॉशिंगटन का सुना हुआ है, उसके अलावा आप एकदम से नहीं बता सकते हो। तो ये रिप्रेजेंटेशन की बात करें, वो इसलिए अभी भी काफी रेलेवेंट है। ठीक है, तो अच्छा लगा बात करके और काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई। आई होप कि ऑडियंस को अच्छा लगा हो। और कोई क्वेश्चन हो या कोई आपका सजेशन हो तो इसके बारे में हम लोग को ज़रूर लिख कर भेजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।